हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आकाश गंगा द गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि कल अपना जो है एनईपी यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसको लेकर हमने चर्चा की थी। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी इसमें वॉइस की थोड़ी दिक्कत आ रही थी, बीच बीच में कई बार जो है वॉइस उसमें कट गई थी। इसलिए मैंने मैसेज भी किया था फिर बच्चों के पास में कि एक बार हम दोबारा इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। इतनी नहीं थी प्रॉब्लम, लेकिन बट कुछ कुछ जगह जो है वॉइस की थोड़ी दिक्कत आ ही रही थी। लेकिन आज हम इस क्लास के अंदर थोड़ा-सा मैं कल का भी रिवीजन कर देती हूँ और आगे जो हमारा रह गया था, जो मैंने कहा था आपको, तो उस चीज़ का भी हम सारा डिटेल से जो है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो कल के लिए तो मैं थोड़ी-सी क्षमा आपसे चाहूँगी कि वॉइस में थोड़ी-सी उसमें दिक्कत थी कई-कई जगह, लेकिन आज हम उसी चीज़ को थोड़ी-सी आगे लेकर चलते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की कुछ भी चीज़ देखो गलत हो, ठीक है ना? मेरी वजह से कुछ भी चीज़ आपकी गलत हो, तो आज हम दोबारा एक बार उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं 2-5 मिनट के लिए। फिर आगे जो हमारा रह गया था पार्ट उसका, उस पार्ट को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं। देखिए, कल हमने स्टार्ट की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैंने सबसे पहले ये बताया था कि हमारी जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहली जो हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी है, एनईपी है, वो 1968 के अंदर आई थी, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी इनके काल में। दूसरी जो हमारी शिक्षा नीति है वो 1986 के अंदर आई थी, राजीव गांधी के काल में। फिर उसके 34 साल बाद में पहली और दूसरी शिक्षा नीति में 20 साल का अंतर था, और दूसरी और तीसरी शिक्षा नीति में 34 ईयर्स यानी कि 34 साल का अंतर है। यानी कि 34 साल बाद हमारी तीसरी शिक्षा नीति आई 2020 में, नरेंद्र मोदी जी के काल में। और ये जो हमारी शिक्षा नीति आई है इसमें 4 भाग, और टोटल जो है इसमें अध्याय कितने हैं, 27 अध्याय, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमने इसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी और भी इसके बारे में, किसको मंजूरी कब मिली थी, वो सारी चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा ऐसे बता देती हूँ कि इसमें जो हमारी शिक्षा नीति है, जब हमारे मानव विकास जो मंत्रालय है, मानव विकास मंत्रालय 2015 के द्वारा इन्होंने ये कहा था, घोषणा की थी कि नई पॉलिसी आनी चाहिए, नई शिक्षा नीति आनी चाहिए। तब हमारे उसके बाद में 2016 के अंदर सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष बने थे। फिर उसके बाद में 2017 के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हो, कस्तूरी रंजन इसके अध्यक्ष बने थे, और कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ही एक कस्तूरी रंजन समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। फिर जो ये कस्तूरी रंजन जो समिति बनी थी 2017 में, इस कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो है रिपोर्ट पेश की गई थी, और रिपोर्ट पेश की गई थी 31 मई 2019 को, और इस रिपोर्ट को मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2019 को। और इसको मंजूरी मिल गई किसकी अध्यक्षता में, कस्तूरी रंजन, एक अध्यक्ष, और इस समिति के अंदर 11 क्या थे, सदस्य, यानी कि टोटल 12 इसमें सदस्य हो गए, ठीक है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हमने ये फॉर्मूले की बात की थी थोड़ी सी कि जो 12th वाला जो फॉर्मूला है, पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक का, कि पहले भी एक बच्चा जो है 18 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास करता था, अभी भी एक बच्चा जो है 18 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास करता है। लेकिन अभी जो हाल ही में जो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी नई पॉलिसी नीति आई है 2020, तो इसको फॉर्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 5334 आपको ध्यान रखना है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, और इसको मैंने समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया था। 5334 का मतलब हो गया 5 साल। 5 साल तक बच्चा ऐसे डिब्बे में रहेगा, यानी कि 3 साल से लेकर 6 साल तक तो वो आंगनबाड़ी में रहेगा, और जैसे ही बच्चा 6 साल का हो जाएगा फिर उसको पहली क्लास में भेजा जाएगा। फिर वो कौन सी क्लास में जाएगा, दूसरी क्लास में। यानी कि यहाँ पर बच्चा गया 7 साल का हो गया, यहाँ पर बच्चा कितने साल का हो गया, 8 साल का। ये मैंने साल भी लिखे हैं, और यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखी है, कक्षा। फिर मैंने आपको ये बताया आगे जाएगा वो प्राथमिक स्तर, वहां 3 साल तक रहेगा, यानी कि बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण करेगा, और बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 9 साल, 10 साल और 11 साल का। 11 साल के बच्चे ने 5वीं क्लास पास कर ली। उसके बाद में बच्चा जाएगा मध्यम स्तर, यानी कि तीसरे डिब्बे में, और यहाँ 3 साल में कक्षा 6, 7 और 8 कक्षा है, और बच्चा हो कितने साल का जाएगा, 14 साल का। 14 साल के बच्चे ने जो है 8वीं क्लास क्या कर ली है, यहाँ पर उत्तीर्ण। फिर उसके बाद में बच्चा चौथे डिब्बे में सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी स्टेट, यहाँ पर बच्चा 9, 10, 11, 12 कक्षा उत्तीर्ण करेगा, और उम्र हो जाएगी उसकी कितनी, 18 साल। यानी कि 18 साल की उम्र में बच्चे ने क्या पास कर ली है, 12th पास कर ली। पहले भी ऐसा ही होता था, अभी भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा ये हो गया कि 3 साल के बच्चे का अब क्या हो जाएगा, नामांकन, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ये थोड़ी स्कूल की बात थी। फिर उसके बाद में हमने थोड़ी सी यूजी पीजी के बारे में भी चर्चा की थी।
यूजी पीजी के बारे में हमने चर्चा की थी कि बच्चा जैसे कि कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में जैसे कि 1 ईयर फिर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल यानी कि सेकंड ईयर में वो गया तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, फिर तीसरी साल यानी कि थर्ड ईयर में वो गया तो उसको डिग्री मिलेगी, और आगे जो है इसको फोर्थ ईयर किया जाएगा जब इसको जो है आपके जो है रिसर्च, ठीक है ना, प्रशिक्षण का जो है सर्टिफिकेट वो भी उसको मिलेगा। ये बातें मैंने बताई। फिर यूजी के बाद में पीजी की थोड़ी सी चर्चा की थी हमने। पीजी के बारे में बताया कि अगर बच्चा जैसे कि डिग्री करके पीजी करता है तो 2 साल की होगी जैसे कि अभी हो रही है, 4 साल की करेगा तो 1 साल के लिए ही पीजी होगी। फिर थोड़ा सा बीएड के बारे में भी हमने चर्चा की थी। यानी कि कल की जो हमारी क्लास थी उसमें थोड़ा सा मैंने एक प्रारूप बताया था, समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार ये चीजें लागू होगी। आज हम उसी चीज को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं जो हमारी इस पॉलिसी नीति के अंदर है लिखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं। आज हम देखते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। इसकी जो जो चीजें हमारी दी हुई है उनको लेकर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए लीजिए, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। हाँ तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर, सही है अब। हाँ अब यहाँ देखिए जो कल वाली चीज मैंने आपको बताई थी वही चीज यहाँ पर है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ जो इस पॉलिसी नीति के अंदर है। स्कूल शिक्षा ये भाग है। अच्छा मैंने कितने भाग बताए थे आपको? जो हमारे नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें 4 भाग और टोटल 27 अध्याय है, जिसमें ये पहला भाग है स्कूली शिक्षा का। और आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि स्कूली शिक्षा जो पहला भाग है यही हमारे काम का है, बाकी और भाग हमें नहीं पढ़ने हैं। एक स्कूली शिक्षा का भाग हमें पढ़ना है, और इस स्कूली शिक्षा के भाग में भी टोटल 8 अध्याय हैं। उनमें से 6 अध्याय ही हमारे काम के हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। तो ये भाग ए है स्कूल शिक्षा का, ठीक है ना। यह नीति वर्तमान की 10+2 जो हमने बताई थी 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5334 की एक नई व्यवस्था पुनर्गठित करने की क्या करती है बात। वही चीज है जो चीज मैंने बता दी कि पहले किस पर थी, 10+2 पर आधारित थी, और अभी किस पर है, 5334। बाकी चीज वही है, अलग कुछ भी नहीं है, ये लिखा हुआ है। फिर और यह है जैसा कि इस आकृति में चीज बताई गई है, अध्याय 4 में इस पर विस्तृत विवरण किया गया। अब ये जो आकृति आपके सामने है देखिए, इस आकृति को देखिए, ये वही आकृति है जो कल हमने डिब्बों के साथ में बनाई थी। आप एक बार आकृति देख सकते हो, ठीक है ना। ये वही है कि बच्चा कौन कौन से स्टेज पर कहाँ कहाँ पर जाएगा। आप कह रहे थे ना मैडम डिब्बे डिब्बे बना रहे हो, तो वो इसलिए मैं बना रही थी यहाँ पर। ये लो, क्या आप क्या गया, ये लो, ठीक है ना। अब इसमें देखिए वही चीज है, ये पहले 6 to 18 एज, ठीक है ना, 10th और 12th का ये सारा डेटा इधर है, अभी वर्तमान का इधर है। ये देखो ये सबसे पहले हमने बात की इसकी कि बच्चा यहाँ पर जो है इसको क्या बोलेंगे, प्री स्कूल, जो हमने फाउंडेशन स्टेज इसको बोला था। ये देखो ये लिखा हुआ है फाउंडेशनल स्टेज, जो हमने कहा था कि बच्चा यहाँ पर जो है 3 साल से लेकर 6 साल तक तो किस में रहेगा, आंगनबाड़ी में। फिर उसके बाद में वो पहली कक्षा और किस में जाएगा, दूसरी कक्षा में। तो ये कौन सा हो गया आपके, फाउंडेशनल स्टेज हो गई। फिर उसके बाद में बच्चा आगे जाएगा, आगे जाएगा बच्चा, तो देखो यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं जो है हम प्राथमिक स्तर जिसको हम बोलते हैं प्रीपैरेटरी, यानी कि प्राथमिक स्तर जिसको हमने कहा था कल नाम लिया था ना प्राथमिक स्तर। फाउंडेशनल स्टेज के बाद में कौन सा स्तर आएगा, प्राथमिक स्तर। यहाँ बच्चा किस क्लास में जाएगा, तीसरी चौथी और पांचवी। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लास कौन सी है, 3rd to 5, यानी कि तीसरी चौथी और पांचवी। बच्चा यहाँ पर देखो कौन कौन सी एज में जाएगा, यहाँ पर 9, 10, 11। ये 8 से 11 ये ऐसे लिख दिया वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर बच्चा 8 साल का हो जाएगा तो उसको क्रम से लिख दिया। तो वो 9 साल मतलब कि ऐसा होता है ना 2024-25 ऐसे साथ लिखते हैं, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो 9, 10 और 11 यानी 11 साल तक बच्चा एज यहाँ पर रहेगी। फिर उसके बाद में बच्चा जाएगा मध्यम स्तर, जिसको क्या कहते हैं, मिडल। हमने कल लिखा था ना मिडल। यहाँ कौन सी क्लास में जाएगा बच्चा, 6 to 8।
बताया था मैंने। यहाँ पर बच्चा जाएगा 6 to 8 क्लास के अंदर जाएगा, और कितने साल का हो जाएगा बच्चा? 14 साल तक। यानी 14 साल का होने पर कौन सी क्लास उसने पास कर ली है? 8वीं क्लास। फिर उसके बाद में बच्चा जाएगा सेकेंडरी स्टेज, जो हमने लास्ट में बात की थी। यहाँ बच्चा जाएगा, क्लास लिखी हुई है 9 to 12 और 14 से लेकर 18 साल की उम्र तक। तो 18 साल में बच्चे ने कौन सी क्लास पास कर ली है? 12वीं। और पहले भी 18 साल में कौन सी क्लास पास करता था बच्चा? 12वीं क्लास। ठीक है, ये चीज है यहाँ पर जो हमने कल इसकी बात की थी, ये चीज इसके अंदर लिखी हुई है। अब इसको आगे देखते हैं और आगे इसमें क्या बताया गया है। ये पूरी पीडीएफ ही है, पीडीएफ के अंदर ये सारी बातें इसमें बताई गई है। और इसमें अन्य क्या प्रावधान किए गए हैं, तो देखो 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि 5वीं तक की जो शिक्षा होगी ना, 5वीं क्लास तक की शिक्षा, वो बच्चे की, मतलब नई शिक्षा नीति, ये प्रावधान जो आपकी नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें ये प्रावधान बताए गए हैं। तो इन्होंने कहा है कि 5वीं तक की जो शिक्षा, 5वीं क्लास तक जब बच्चा पढ़ता है तो उसकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो उसकी किस में होनी चाहिए? मातृभाषा के अंदर। ठीक है ना। और आवश्यक होने पर 8वीं कक्षा तक भी हो सकती है। जो ये मातृभाषा वाली बात है ना कि 5वीं कक्षा तक उसकी पढ़ाई जो है उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। उसकी मातृभाषा क्या है? ठीक है ना। मातृभाषा क्या है? जैसे कि राजस्थान की मातृभाषा क्या है? राजस्थानी है। तो उसी प्रकार से कोई गुजराती होगा तो उसकी मातृभाषा भी उसको आनी चाहिए। आजकल बच्चों को पता ही नहीं है कि अपनी मातृभाषा क्या है। हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी भी छोड़ो, अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो वो गलत है। तो उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, और आवश्यक हो तो इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? 8वीं क्लास तक। एक तो ये चीज। और ये कहा गया है कि 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, जिसको हम क्या कहते हैं? गेर, GER, को कितना किया जाना चाहिए? 100%। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सकल नामांकन अनुपात का मतलब ये हो गया कि 2030 तक प्रत्येक घर का हर बच्चा जो कि 3 साल का हो चुका है उसका क्या होना चाहिए? नामांकन होना चाहिए। पकड़ पकड़ के बच्चों का क्या करेंगे? नामांकन। कोई बच्चा घर पर नहीं बैठा रहना चाहिए। कब तक है? 2030 तक। 2025 तो आई गई है, 30 भी आने वाली है, ठीक है ना, पर प्रयास किया जा रहा है, आगे भी हो सकता है। तो 2030 तक सकल नामांकन क्या होना चाहिए? अनुपात कितना प्रतिशत हो जाना चाहिए? 100%। ये बात इसके अंदर कह दी। आगे देखते हैं और इसमें क्या कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि 2025 तक FLN को राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए। 2025 तक। अब FLN का मतलब क्या होता है, तो आगे हम बात इसकी और करेंगे। FLN का मतलब होता है संख्या ज्ञान, बाल्य अवस्था और संख्या ज्ञान। तो इसको इसको क्या बनाया जाए? राष्ट्रीय मिशन। हम आगे, हमारा अध्याय है ये दूसरा अध्याय, तो उसमें के अंदर हम पढ़ेंगे इसको। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 2025 तक आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कब तक FLN को राष्ट्रीय मिशन बनाया जाए। 2025 चल रहा है, बन जाएगा धीरे धीरे। तो राष्ट्रीय मिशन यानी कि संख्या ज्ञान होनी चाहिए, तो ये राष्ट्रीय मिशन इसको बनाया जाएगा। फिर उसके बाद में बताया गया है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा, ये पहला अध्याय है हमारा जो आगे आएगा, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? ECCE। प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी एवं इसका पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। क्या बोला इसने कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था, जैसे हम बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजते हैं ना, तो उनकी किस प्रकार से देखभाल की जाएगी, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई है। ठीक है ना। तो उसकी व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, और इसका एक अलग से क्या होगा? पाठ्यक्रम। तो इस प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल एवं शिक्षा को ही क्या कहते हैं? ECCE कहते हैं। उसके बाद में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? परख। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा जरूर, जरूर छपेगा। हकीकत बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर, कौन से स्तर पर? राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित होगा, और इस राष्ट्रीय आकलन केंद्र जो स्थापित किया जाएगा इसका नाम क्या होगा? परख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, परख। परख, हाँ परख, ठीक है ना। अब इस परख को ही क्या कहते हैं? प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और समग्र विकास। परख को ही हिंदी में क्या कहेंगे? परख मतलब प्रदर्शन
मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास का क्या करना, विश्लेषण करना। इसी को एक शॉर्ट शब्द में क्या कहेंगे, परख। इसको शॉर्ट शब्द में क्या कहेंगे, परख। ज्ञान का विश्लेषण करना। तो ये परख के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आकलन केंद्र स्थापित होगा, परीक्षा में आ जाए तो उसका नाम क्या रखा जाएगा, परख। ठीक है ना, नाम क्या रखा जाएगा उसका, परख नाम रखा जाएगा। उसके बाद में देखिए आगे हम बात कर लेते हैं आगे। इसमें और क्या बताया गया है कि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी एवं इसमें जो है इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। ये कहा गया है इस नीति के अंदर कि कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से एक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब व्यावसायिक शिक्षा का मतलब क्या हो गया, आजकल जो है जैसे कि मान लो हमें इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। व्यावसायिक मतलब मैनेजमेंट, जैसे कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं वो समझते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी हमें लेन देन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में, व्यावसायिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें प्रारंभ हो जाएगी क्लास 6 से। तो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी एवं इसमें इंटर्नशिप की भी क्या की जाएगी, व्यवस्था। यानी कि बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि आप किस प्रकार से जो है चीजों का, वस्तुओं का लेन देन कर सकते हो, जो इस व्यावसायिक पद्धति में शामिल होगी वो। तो इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सी कक्षा से जो है व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जाएगी, कक्षा 6 से। इसके अलावा देखो आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। हमें जो कल वाली बात थी हमारी वो वापस घूम कर आ गई है इसके अंदर। कल वाली बात क्या घूम कर आई है, अब कईयों के तो बेचारे जो देख रहे हैं उनके कईयों के तो पल्ले ही नहीं पड़ रही है ना भाई, मैडम पता क्या रही है। अब देखो पल्ले तो पढ़ नहीं रही, लेकिन इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैंने तो बहुत कम चीज है जो इतनी मोटी किताब में से मैं थोड़ी सी चीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो अब आप इतनी आपको पढ़नी होगी, इतनी मोटी मत पढ़ो, वो इतनी सी तो पढ़ लो कम से कम, है ना। पर कई तो सोच रहे हैं पता नहीं क्या पढ़ा रही है ना, ऐसे ही होगा। चलो ठीक है आगे देखते हैं। हाँ, ये कल वाली चीज जो मैंने आपको बताई थी, ग्रेजुएशन वाली चीज, कि वर्ष पाठ्यक्रम यानी कि पहला फर्स्ट ईयर पास करेगा तो बच्चे को क्या मिल रहा है, प्रमाण पत्र। ठीक है ना। सेकेंड ईयर पाठ्य प्रस्तुत कर रहा है तो क्या मिलेगा, डिप्लोमा। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में क्या मिलेगी, डिग्री। ये चीज कल भी हमने बात की थी ना, जैसे कि अभी चल रहा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, ये चीजें हैं यहाँ पर। तो भाई फर्स्ट ईयर क्लियर करते ही बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सेकेंड ईयर क्लियर करने पर डिप्लोमा, और थर्ड ईयर क्लियर करने पर क्या दी जाएगी, बच्चे को डिग्री दी जाएगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखते हैं आगे, उसमें बताया गया है, हाँ ये वाली चीज जो 4 वर्षीय वाली बात थी ना, वो वाली आ गई आगे, कि शिक्षक शिक्षा के अंतर्गत 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को क्या दी जाएगी, अब मान्यता। और अन्य जो पाठ्यक्रम है उनको 2030 के बाद में क्या नहीं दी जाएगी, मान्यता नहीं दी जाएगी भाई। 2030 के बाद की बात है। अभी जो हम करते हैं ना 2 वर्ष की बीएसटीसी, 2 वर्ष की बीएड, टीचर बनने के लिए हम बीएड आवश्यकता है। जैसे कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद में बीएड जो है प्लस पॉइंट बीएड जब तक आप नहीं करोगे जब तक आप टीचर का फॉर्म में नहीं भर सकते। तो वो 2 वर्ष का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा 2030 के बाद में, ये बोला है यहाँ पर। और 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है ना, 4 वर्ष में वो आपके एक तो बीए बीएड वाला सिस्टम आ गया जो आप 12th के बाद में करते हो। ठीक है ना। तो उसमें फिर आपको आप डायरेक्ट टीचर का फॉर्म भर सकते हो, अलग से आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। एक अगर आप ऐसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, और आपने अगर वो 4 वर्ष की जो पाठ्यक्रम है ना, ये चौथा रिसर्च वाला, अगर ये भी कर लिया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो इस चीज को मान्यता मिलेगी। और जो शेष पाठ्यक्रम है ना, जो अभी तक 2 साल का जो चल रहा है, इस 2 साल के पाठ्यक्रम को सरकार क्या कर देगी, बंद कर देगी। तो ये कब होगा, ये 2030 के बाद होगा। अभी तो है 2030 तक, तो चिंता मत करो, जब तक तो आप कई सारे जो है लोग नौकरी लग जाओगे, ऐसी बात नहीं है, 5 साल के अंदर तो। हाँ, अब इसके बाद में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कल हमने बात की थी, वो जीडीपी वाली बात की थी ना कल हमने, कि जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है शिक्षा पर खर्च होगा,
6%, ठीक है ना। वो वाली बात इसके अंदर बताई गई है। पहले 4% था, अभी कितना हो जाएगा 6%। तो केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उसमें बाहर का कोई मतलब नहीं है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद। तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद होगा, जो जीडीपी होगी, उसका 6% किस पर खर्च होगा, शिक्षा पर खर्च होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर जीडीपी का कितना प्रतिशत जो है वो शिक्षा पर खर्च होगा। तो ध्यान रखिएगा 6% हिस्सा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट बात जो आती है प्रगति कार्ड के बारे में। अब ये प्रगति कार्ड क्या होता है, इसको देखते हैं एक बार। प्रगति कार्ड 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें बालक के विकास का क्या होगा, वर्णन। बहुआयामी यानी कि बहुत सारे उसमें आयाम। एक बच्चे का प्रगति कार्ड जारी होगा, 360 का मतलब हो गया यानी कि पूरे साल का बच्चे का क्या आएगा, प्रगति कार्ड। एक ही एक्टिविटीज नहीं होगी, इसमें कई सारी एक्टिविटियां जिसमें शामिल होगी कि बच्चा इस क्षेत्र में इसने क्या, इस क्षेत्र में इसने क्या किया। तो कई सारे आयामों को शामिल किया जाएगा और बच्चे का एक प्रगति कार्ड क्या होगा, जारी होगा। तो उससे क्या होगा, बालक के विकास का वर्णन होगा कि बालक ने इतना विकास किया, इस क्षेत्र में ये हुआ, इस क्षेत्र में इसने ये किया। तो एक क्या जारी होगा, 360 डिग्री का प्रगति कार्ड जारी होगा बच्चे का, ठीक है ना। उसके अलावा देखो, ये कल भी मैंने आपको बताया था, योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि नई पॉलिसी नीति के तहत कौन से मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा, योगात्मक के स्थान पर है रचनात्मक मूल्य। रचनात्मक मूल्य का मतलब क्या होगा, जैसे कि टेस्ट लेते रहना बच्चे का, और ये साल का होता है या अर्धवार्षिक अंक जिसको हम कहते हैं, तो इस पर ज्यादा विशेष रूप से क्या दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए आगे आते हैं, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अध्यायों के बारे में हम देखते हैं इसके, ठीक है ना। अध्यायों को देखते हैं तो वही हमारे काम के कौन सी है, स्कूली शिक्षा। टोटल अध्यायों की अगर देखो मैं बात करूं इसमें, तो अध्याय तो वैसे तो कितने हैं, 27 अध्याय हैं। अध्याय तो टोटल कितने हैं वैसे, 27। और भाग कितने हैं बताइए, भाग तो है 4 और अध्याय कितने हैं, 27। अब इस भाग 4 के अंदर जो हमारे काम का भाग है वो भाग कौन सा है, स्कूली शिक्षा, भाग प्रथम, स्कूली शिक्षा भाग प्रथम। ये भाग ही हमारे काम का है, ये वाला भाग, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है, वैसे और इसके जो भाग है ना 4, वो कौन कौन से हैं, 3 भाग जो रह गए हैं। देखिए पहला कौन सा आ गया, स्कूली शिक्षा। दूसरा कौन सा है, उच्चतर शिक्षा। तीसरा है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, और चौथा है क्रियान्विति की रणनीति। तो ये हमें नहीं ध्यान रखने, हमें ध्यान रखना है कौन सा, स्कूली शिक्षा। और इस स्कूली शिक्षा में टोटल कितने अध्याय है, 8 अध्याय। 8 अध्याय है टोटल, और 8 में से भी हमारे काम के कितने हैं, 6। हमारे काम के कितने हैं, 6। टोटल 27 अध्याय है इन चारों भागों को मिलाकर। उसमें स्कूली शिक्षा में कितने हैं, 8 है। 8 में से भी हमें कितने पढ़ने हैं, 6 ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आइए इनकी बात कर लेते हैं आगे। देखो ये चीजें वही है, सिर्फ यहाँ थोड़ा आपको विस्तार से मिलेगा, थोड़े कई सारे जो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है कि देखो अब ये तो कोई नहीं कर सकता भाई एग्जाम में क्वेश्चन है यहीं से आएगा, ये तो कोई 100% गारंटी नहीं लेता, लेकिन ये है कि यहाँ से आ सकता है, ये है। अब आ तो कहीं से भी जाए, पूरी किताब है इतनी मोटी, कहीं से उठाकर दे दे क्वेश्चन, ठीक है ना। हम जीके पढ़ते हैं, मान लो मैं ये कह दूं कि हाँ यहाँ से पढ़ लो, फिक्स है, तो जरूरी थोड़ी वो फिक्स है, कहीं से भी क्वेश्चन तो कहीं से भी उठकर आ सकता है। एक बार थोड़ा मोटा मोटा देखना सबको होता है, ठीक है ना, ये है। तो आगे देखते हैं, झोल है ये सारा का सारा, पर झोल को पढ़ना तो पड़ेगा एक बार। कुछ सिद्धांत मैंने आपको बताए पहले। स्कूली शिक्षा पढ़ने से पहले एनईपी के कुछ सिद्धांत या उद्देश्य हो सकता है, अभी जो मैंने कहा ना, होने को तो कुछ भी हो जाए, है ना, लेकिन हो सकता है कि इसके उद्देश्य भी पूछ ले आपसे, पूछ ले भाई नई शिक्षा नीति पॉलिसी है, उसके उद्देश्य क्या क्या है, उसके सिद्धांत क्या है। अब मान लो वहां पर 4-5 ऐसे लाइन लिखी हुई है, एक उसमें से नहीं है, 2-5 उसमें से है, कैसे भी आ जाइए कौन कौन से हैं, सही कथन गलत कथन, ऐसे आपसे पूछ लें। तो नई शिक्षा नीति के एक बार देख लेते हैं, हम भी रीड आउट कर लेते हैं इनको।
नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत या उद्देश्य, सबसे पहले तो इसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन। शिक्षा नीति में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, पता चल गया। दूसरा, कला एवं विज्ञान के बीच की जो शैक्षणिक धाराएं हैं उनमें कोई स्पष्ट अलगाव ना हो, यानी कि बच्चा, जैसे कि पहले हम लेते थे ना, हम आर्ट्स के हैं, हम साइंस के हैं, अब साइंस में भी कई सारी चीजें आती थी, आर्ट्स में भी कई सारी चीजें आती थी, तो उनमें शैक्षणिक धाराओं में ज्यादा अलगाव यानी कि ज्यादा मतभेद उसमें ना हो, बच्चे को फ्रीडम तरीके से पढ़ाई हो, ठीक है ना, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे इसमें बताया गया है कि ज्ञान की एकता एवं जो अखंडता है, ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बहु विषयक एवं समग्र शिक्षक, बहु विषयक का मतलब क्या हो गया, यानी कि बहुत सारे विषयों के अलग अलग समग्र क्या होने चाहिए, शिक्षक होनी चाहिए, ये बता दिया। फिर उसके बाद में इसका उद्देश्य है कि अवधारणात्मक समझ पर जोर न देकर रटंत्र पद्धति और केवल परीक्षा के लिए, अवधारणात्मक समझ पर जोर न की, हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें रटने की पद्धति पे जोर नहीं देना चाहिए। रटते हैं ना हम कई बार, मैं कहती हूँ आपसे जब जीके पढ़ते हैं कि इस चीज को रटो मत समझो, रटो मत समझो, तो समझने पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, न कि चीजों को रटने पर। रटने वाली चीज तो क्या होती है, आज याद कर लिया, ना 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 ना, कल याद कर लिया, मैं कुछ भी है ना, परसों के दिन भूल गए, क्यों, हमारी चीज रटी हुई थी, वो रटी हुई चीज तो भूल जाएंगे। अगर उस चीज को हम समझ के पढ़े तो समझने वाली चीजें उसको भूलते नहीं है, तो इसने कहा कि रटंती पद्धति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। वो परीक्षा के लिए केवल हम क्या करते हैं, जैसे कि कल परीक्षा है तो रात को ही उठकर क्या करेंगे, हमारी सीरीज निकालेंगे, उसको पढ़ लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, उसको पढ़ के संजीव पासबुक है, कोई सीरीज है, कुछ भी है, नोट्स है, उसको रट लेते हैं और सुबह जाकर एग्जाम देकर क्या कर ली, परीक्षा पास कर ली। इस बच्चे का विकास कहाँ पर हुआ, बच्चे ने तो रटकर परीक्षा दी है, समझ में कुछ आया क्या उसके, समझ में तो कुछ आया नहीं, फिर समझ में नहीं आया तो फिर वो क्या करेगा, आगे कोई तैयारी करेगा, फिर कोचिंग जाएगा, वहां पैसे देगा, फिर कहीं और जगह जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए पहले ही चीजों को समझकर पढ़ लो ना, तो आगे की ये सारी चीजें खत्म हो जाए आप लोगों के लिए, आपको इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़े बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि रटंती पद्धति पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, ये बात इसमें कही गई है। फिर उसके बाद में देखो आगे क्या कहा गया है कि अध्ययन अध्यापन में बहुभाषाता या जीवन कौशल समाज समूह, यानी कि 3 भाषाओं का जब आप अध्ययन करते हो तो आप कितनी भाषाओं का अध्ययन कर सकते हो, 3 भाषाओं का, तो इस पर जोर दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि 3 भाषा उसमें शामिल होनी चाहिए, कोई सी भी 3 भाषा आपके शामिल होनी चाहिए अध्ययन के अंदर, ठीक है ना। जीवन कौशल संवाद सामूहिक कार्य करवाने चाहिए सीखने के लिए, जो अभी हमने बात की थी, कौन से मूल्यों पर बल देना होगा, रचनात्मक मूल्यों पर। इसके अलावा देखो आगे बात करें तो तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर बल देना, टेक्निकल जो चीजें होती हैं हमारी उन पर बल देना चाहिए, ठीक है ना, यथासंभव उपयोग पर बल देना चाहिए, ये भी इनके उद्देश्यों में शामिल होता है। तो ये सब इसके क्या है, उद्देश्य हैं। इसके अलावा सभी पाठ्यक्रम विविधता एवं स्थानीय परिवेश के लिए एक समान शिक्षा, एक समान शिक्षा पर क्या दिया जाना चाहिए, जोर। सभी पाठ्यक्रम विविधता एवं शिक्षा परिवेश, शिक्षा परिवेश के लिए एक समान शिक्षा पर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा सभी के दायरे में हो, यानी कि प्रत्येक हर घर का बच्चा ऐसा नहीं कि बिना शिक्षा से क्या रह जाए, वंचित, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, अधिकार है। तो शिक्षा क्या होनी चाहिए, सभी के दायरे में। अब ये जो चीज है ना, स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए, तालमेल भी होना चाहिए। तालमेल का मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लो अभी हमने 9 10th क्लास पास कर ली, अब जैसे हम 11th क्लास में जाते हैं तो हमें सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई बच्चा कम मेरे जैसा होगा तो आर्ट्स भी ले लेगा, कोई ज़्यादा होशियार होगा तो जनरल साइंस ले लेगा, कोई और ज़्यादा होशियार होगा तो मैथ भी ले लेगा, ठीक है ना। तो सबके अलग अलग, कोई कॉमर्स ले लेगा, कोई क्या ले लेगा। अब उसको बेचारे को पता नहीं है कि एक चीज़ लेने में एक ही चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती, और भी कई सारी सब्जेक्ट इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो वो एक तरीके से 10th में और 11th के सिलेबस में एकदम से क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो हम 10th तक पढ़ते हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान भी है, संस्कृत भी है, मैथ भी है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, सभी सब्जेक्ट उसमें है। लेकिन जैसे ही बच्चा 11th में जाएगा तो उसके पास से उसकी चूज करने वाले सब्जेक्ट आएगी, बाकी सब्जेक्ट क्या हो जाती है, हट जाती है। तो बच्चे का तालमेल नहीं बैठ पाता, बच्चा समझ नहीं पाता उन चीज़ों को, वो एकदम से उस चीज़ों से क्या हो जाता है, अलग हट जाता है। तो उनमें तालमेल बिठाने के लिए भाई इतना भी गैप नहीं रहना चाहिए बच्चे के अध्ययन में, तो उस तालमेल को कम करना चाहिए। तो स्कूली शिक्षा और जो उच्च शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम में क्या हो, तालमेल, ये इनका उद्देश्य। तो अच्छी बात है, ये तालमेल होना चाहिए,
चाहिए। बच्चों को एकदम से ऐसे लग रहा है कि भाई नहीं ये तो चीजें पूरी समाप्त हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शिक्षकों एवं संकायों को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, उनकी भर्ती एवं व्यवसाय विकास की क्या करना, व्यवस्था करना, ये भी इनका प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद में देखिए आगे इसमें बताया गया है, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है, देखिए ये इसका लोगो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इसके द्वारा ही इसकी घोषणा की गई है। और अब इसके अध्याय देखते हैं हम, देखो कौन कौन से अध्याय, ये अध्याय आपकी स्कूली शिक्षा के अध्याय है। अब स्कूली शिक्षा के अंदर जो ये अध्याय है ना, टोटल 8 अध्याय है। ये टोटल कितने अध्याय है, ये 8 अध्याय, ये लो टोटल 8 अध्याय है स्कूली शिक्षा में, ठीक है ना। उनमें हमारे काम के कौन कौन से हैं। पहला अध्याय हमारा काम का है प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव, ठीक है ना, एक तो यह है। दूसरा हमारा आता है बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान, इसको तो क्या कहेंगे, जो मैंने बताया था ना आपको, ECCE, ठीक है ना, इसको कहेंगे FLN। ज्यादा शुरुआत में संख्या ज्ञान हो गया ना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसको क्या कहते हैं, FLN, ठीक है ना। फिर ये तीसरा वाला अध्याय नहीं है हमारे इसके अंदर। फिर आता है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए, ये चौथा अध्याय शामिल है। फिर इसके अंदर शामिल है, देखो आपके ये वाला पार्ट, 5वां पार्ट, जिसका नाम क्या है, शिक्षक। एक शिक्षक की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। फिर छठा पार्ट आता है इसके अंदर समता मूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, ठीक है ना, ये वाला अध्याय शामिल है। और फिर 8वां अध्याय इसमें शामिल है, 7वां नहीं है, 8वां आएगा स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण करना, ठीक है ना। तो टोटल स्कूली शिक्षा भाग ए, इसमें कितने अध्याय टोटल है, 8। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर कि जो हमारी स्कूल शिक्षा है भाग ए, पहले तो ये ध्यान रखना कि कौन से भाग में है, टोटल 4 भाग है, उसमें भाग ए में क्या है, स्कूल शिक्षा। इसमें टोटल अध्याय कितने हैं, 8। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हमारे अध्याय कितने हैं, तो इसमें 6। कौन कौन से हैं, नाम आपको ध्यान रखें, तीसरे 7वें को छोड़ देना, ये कॉम्प्लेक्स और ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं ना, इनको छोड़ देना। बाकी ये आपके ECC ध्यान रख लेना, FLN ध्यान रख लेना। स्कूलों में पाठ्यक्रम आनंददायी रुचिकर होना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, समता मूलक और समावेशी शिक्षा के बारे में, और स्कूली शिक्षा के लिए जो मानक निर्धारण किए गए हैं वो, तो ये सारी चीज हमें पता होनी चाहिए। अब एक बार ये तो हो गई यहाँ से मेन क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया। अब एक बार इन अध्यायों को हम देख लेते हैं फटाफट कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। आगे मैंने अध्याय वैसे सारे बता दिए हैं, ये भाग बे भी बता दिया मैंने। भाग बे के अंदर जो है आपके कौन कौन से अध्याय हैं इसमें लिखे हुए हैं। फिर आपके जो है टोटल ये भाग 3 के अध्याय आ गए आपके, फिर आपके भाग 4 के अध्याय आ गए। इसलिए टोटल अध्याय तो देखो इसमें कितने हैं आपके, 27 है, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ने कौन से हैं, स्कूली शिक्षा के पढ़ने हैं। तो यह आपके आ गया पहला अध्याय, जिसका नाम क्या है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल, देखभाल, है ना, देखभाल, ये देखभाल आता है यहाँ पर, देखभाल और शिक्षा, जिसको हम क्या कहेंगे, ECC और E, ठीक है ना। ये पहला अध्याय आपका। अब इस पहले अध्याय के अंदर हम फटाफट देख लेते हैं भाई कौन कौन सी चीजें इसमें बताई गई है। मुझे पता है इतनी याद नहीं हो सकती, इतना याद नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए इसमें जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि वहां से प्रश्न आ जाए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आ सकता है, मैं ये कह रही हूँ। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले अध्याय में क्या क्या बातें हैं। तो पहले अध्याय में देखो बताया गया है, सबसे पहले तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, इसको क्या कहेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ही कहेंगे। प्रारंभिक बाल्य अवस्था की शिक्षा 3 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक है, 8 वर्ष तक। 3 वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक है, 8 वर्ष तक, ठीक है ना। जो पहली जो बाल्य अवस्था है वो बच्चों की 3 साल से लेकर कितने साल तक है, 8 वर्ष तक। फिर उसके बाद में बालक के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष तक होता है। ये मानना है इनका कि बालक का 85 में से 85% जो विकास है वो कब तक होता है, 6 वर्ष तक। और अपन अगर 6 साल के पहले अगर उसको पहली क्लास दूसरी क्लास में बिठाने लग गए तो बेचारा उसका विकास ही रुक जाएगा, ठीक है।
बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रारंभिक 6 वर्ष क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये पता भी है खैर हमें कि 6 वर्ष तक का बालक जो होता है उसका सर्वांगीण विकास उसी आयु तक होता है, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक बच्चे के लिए। ठीक, उसके बाद में बताया गया है कि ECCA के सार्वभौमिक लक्ष्य को पूरा करने का प्रावधान, ये हमने पहले भी कर लिया था कि प्रावधान लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रावधान कब तक है, 2030 तक। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था के सार्वभौमिक लक्ष्य को पूरा करने का प्रावधान कब तक है, 2030 तक, 2028 तक, 2027 तक। ठीक है ना, ऐसे मान लो ऑप्शन आ जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ तक है, 2030 तक। ठीक है, उसके बाद में ECCE में बहुआयामी खेल एवं गतिविधि आधारित एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, खोज आधारित शिक्षण को भी क्या किया जाना चाहिए, शामिल। बच्चे खेल खेल में सारी चीजें सीख जाए। बच्चों को खिलाना ही है, पढ़ाना नहीं है इस उम्र में, लेकिन खेल खेल में उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करानी चाहिए जिससे बच्चा खेल खेल में क्या हो जाए, पढ़ भी ले। तो इसका मतलब हो गया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है ना, ये भी होना चाहिए इसमें। चलो, ये अच्छी बात है। उसके बाद में देखिए, ये बताया गया है इसके अंदर कि ECCE में अक्षर भाषा संख्या, गिनती, रंग। अक्षर भाषा संख्या का मतलब यहाँ पर देखो बच्चों को सारी चीजें बताई जाएगी। अक्षर भाषा संख्या जिसमें गिनती, रंग, चित्रकला, ठीक है ना, इन सब का अच्छा व्यवहार और शिष्टाचार का क्या दिया जाना चाहिए, ज्ञान। बच्चे को ऐसा नहीं कि किताब पढ़ाना है, बच्चे को पेंटिंग भी करानी है, चित्रकला भी करानी है, बच्चे को गिनती जैसे कि 1 2 3 4 संख्या का ज्ञान, भाई ये संख्याएं भी होती है हमारी, इन सब के बारे में बच्चे को थोड़ा सा ज्ञान। शिष्टा बच्चे का व्यवहार, बच्चा किस प्रकार से दूसरों के साथ व्यवहार करे, तो उसको व्यवहार, शिष्टाचार, ये सारा ज्ञान दिया जाए। ठीक है ना, इस अवस्था के अंदर। उसके बाद में ECCE की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनबाड़ी को और अधिक सशक्त किया जाए और उन्हें पर्याप्त संसाधन, जो उनके पास संसाधन नहीं है आंगनबाड़ियों के पास, तो उनको सारे जो है संसाधन उनको प्राप्त किए जाए ताकि वो इनकी पूर्ति कर सके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो क्या है, पहले जिसको हम आंगनवाड़ी कहते थे अब उसको क्या कहेंगे, बाल वाटिका। आंगनवाड़ी का ही नाम क्या होगा, बाल वाटिका। ये आपको ध्यान रखिएगा। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के प्रशिक्षण का क्या किया जाएगा, निर्धारण। ठीक है ना, इसके अलावा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आश्रम शालाओं में ECCE की क्या की जाएगी, व्यवस्था। जो आपके आदिवासी जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है आश्रम जो शालाएं हैं वहां पर भी जो है इसकी क्या की जाएगी, व्यवस्था। इसके अलावा ECCE के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनके माध्यम से। एक बार मैं थोड़ा सा इसको समझाती हूँ, देखो आपको यहाँ पर समझ, ये तो आपको पता चल गया कि आदिवासी क्षेत्रों के अंदर जो आश्रम शालाएं हैं वहां पर इसका प्रावधान करना। फिर नेक्स्ट चीज ये है कि ECCE के लिए जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि इस पाठ्यक्रम के अंदर इन सब का संयुक्त रूप से जो है इन शिक्षण विधियों का क्या होगा, निर्माण होगा, जिसमें सारी चीज इनको बताई जाएगी। परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला जो आपके विभाग है, मानव संसाधन जो आपके विभाग है, इन सब का संयुक्त रूप से जो इसमें क्या होगी, भागीदारी होगी, इसका निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसमें बताया गया है, चलो ये तो खत्म हो गया, इतना ही था। अध्याय 2, कौन सा अध्याय है, अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम क्या है, बुनियादी साक्षरता और शिक्षा ज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं, FLN। ठीक है ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो इसमें ये बताया गया है कि इस पॉलिसी के अंदर अध्यापक विद्यार्थी जो अनुपात है, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात को क्या कहते हैं, PTR। अध्यापक विद्यार्थी अनुपात का मतलब क्या हो गया, PTR। तो अध्यापक विद्यार्थी अनुपात कितना होना चाहिए, 1:30। ध्यान रखना, ये परीक्षा में आ सकता है कि अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:30 होना चाहिए। और सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित क्षेत्र है वहां 1:25। इसका मतलब क्या हो गया, एक अध्यापक 30 बच्चों को पढ़ा रहा है तो 1 कितना हो गया, 30 हो गया। और जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित क्षेत्र है, मान लो वहां पर कम हो थोड़े से, तो वहां अनुपात कितना होगा, 1:25। ठीक है ना, ये अनुपात होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, अनुपात के बारे में आ सकता है। तो ये दूसरे अध्याय में नाम ही क्या है, संख्या ज्ञान।
नाम ही क्या है अध्याय का? संख्या ज्ञान। तो संख्या के बारे में आएगा, पर कितनी संख्या होनी चाहिए बच्चों की, कितने वहां पर क्या होने चाहिए? टीचर होने चाहिए। उसके बाद में देखिए, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए अध्यापकों को सतत व्यावसायिक विकास के साथ साथ सम्मिलित उत्साहित प्रशिक्षण भी देना चाहिए। सतत व्यावसायिक विकास के साथ साथ में उनको क्या दिया जाना चाहिए? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब हो गया ट्रेनिंग, कि आपको बच्चों को किस तरीके से क्या करना है? पढ़ाना है। पढ़ाने के तरीके, अलग अलग तरीके बच्चों को बताए जाए, जिससे बच्चा क्या हो? आकर्षित हो। उसके अलावा देखिए, एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी द्वारा कक्षा 1 के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल मॉडल तैयार करके गतिविधि आधारित खेल खेल में शिक्षा देने का क्या करना चाहिए? प्रावधान। चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे एससीईआरटी हो, दोनों के द्वारा एक कक्षा 1 के लिए, कौन सी कक्षा के लिए? 1 के लिए 3 महीने का, कितने महीने का? 3 महीने का एक क्या बनाया जाना चाहिए? प्ले आधारित स्कूल मॉडल तैयार करना चाहिए, जिससे क्या होगी? गतिविधि आधारित खेल खेल में क्या देने जाएंगे उनको? शिक्षा। जो भी मैंने आपको बताई कि बच्चों को खेल खेल में क्या प्रदान की जानी चाहिए? शिक्षा। तो एक तरीके से ये प्ले आधारित स्कूल मॉडल तैयार करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा दीक्षा पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। ये दीक्षा क्या है? ऐप है एक। दीक्षा क्या है? ऐप। कौन सा ऐप है ये? हाँ, इतना तो पता है कि भाई है तो पढ़ाई से संबंधित, टीचर से संबंधित है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि दिशा पर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबंधित संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाए। कक्षा 3 तक बालक को अनिवार्य रूप से बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता का ज्ञान दिया जाए। तो ये कौन सा ऐप की बात हो रही है? आपके दिशा ऐप की बात हो रही है। तो थोड़ा सा दिशा ऐप के बारे में भी ध्यान रख लेना। इसी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। देखिए, तो इसमें ये बताया गया है कि स्कूल बैग एवं पाठ्य पुस्तकों के बोझ को कम करने के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तकें डाउनलोड और प्रिंट आउट करने की क्या है? एक ये व्यवस्था है। दिशा ऐप से आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्कूल बैग, साफ साफ लिखा हुआ है क्या? स्कूल बैग, और जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उनके बोझ को कम करने के लिए, चाहे से एनसीईआरटी की किताबें हो चाहे से एससीईआरटी किताबें हो, आप उन किताबों को क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो, उनका क्या निकलवा सकते हो? प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ये व्यवस्था की गई है कौन से ऐप में? दिशा ऐप के अंदर, जो अभी हमने बात की थी, ठीक है ना। और इसमें यह भी बताया गया है, ये देखिए आगे वही चीज बार बार आ रही है कि योगात्मक मूल्यांकन के स्थान पर इसमें किस पर जोर दिया गया है? रचनात्मक मूल्यांकन पर। इसके अलावा ये बताया गया है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करना। अच्छा, FLN ये इंपॉर्टेंट हो गया। FLN को कब तक प्राप्त किया जाएगा? 2025 तो चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, देखते हैं चलो। सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। यानी कि जो सरकारी विद्यालय हैं, कई बार ऐसा होता है ना, विद्यालय के अंदर अध्यापक नहीं है, एक ही अध्यापक 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अलग अलग पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके रिक्त पदों को जल्दी से जल्द भरा जाए, तो ये चीज है एक। इसके अलावा जो दिशा है, दिशा ऐप, इसका पूरा नाम आप लोग ध्यान रखेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नाम से पता चल रहा है, नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान को शेयर करना, ठीक है ना। तो दिशा का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दिशा क्या है? दिशा ऐप के माध्यम से, दिशा किससे संबंधित है? पढ़ाई से संबंधित है दिशा। दिशा ऐप से हम अपनी जो पढ़ाई करते हैं, एनसीईआरटी एससीईआरटी के बच्चे, वो वहां से किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसका प्रारंभ कब से हो गया था? 5 सितंबर 2017 से। ये दिशा के बारे में ध्यान रखना, इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसको किसने बनाया? दिशा जो ऐप है, इसको बनाया किसने? तो कौन बनाएगा? एक ये बनाने वाला मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, जिसने हमारी नई पॉलिसी नीति की घोषणा की थी, उसी ने कौन सा ऐप बनाया था? दिशा ऐप बनाया। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 5 दिसंबर 2017 से। हाँ, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे, इसका आदर्श वाक्य क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। दिशा ऐप का नाम पूरा, थक गए क्या? नहीं थके होंगे, ठीक है ना। हाँ, देखो, दिशा ऐप का पूरा नाम, इसका प्रारंभ,
इसको किसने बनाया, वो इसका आदर्श वाक्य क्या है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। इंपॉर्टेंट हो गया ये सारा, ठीक है ना। दिशा का पूरा नाम, प्रारंभ, और बनाया किसने, इसका आदर्श वाक्य क्या है। एक और ध्यान रख लेना, दिशा राइज, ये दिशा का राजस्थान संस्करण है जिसका प्रारंभ कब से हुआ था, 2018-19 से इसका प्रारंभ हुआ था। तो ये किस नाम से है, दिशा राइज के नाम से। ये दिशा ऐप जो है उसी का राजस्थानी क्या है, संस्करण है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें और क्या बताया गया है कि बालकों के पोषण एवं स्वास्थ्य की समय समय पर जांच की जाएगी, 100% टीकाकरण किया जाएगा। क्रिया हो गया, 100% क्या किया जाएगा, टीकाकरण। इसकी निगरानी के लिए क्या जारी किए जाएंगे, और हेल्थ कार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि बालकों के पोषण और स्वास्थ्य की समय समय पर क्या होगी, जांच होगी, और 100% टीकाकरण किया जाएगा, और क्या जारी किया जाएगा, हेल्थ कार्ड, ठीक है ना। कितना ध्यान रखा जा रहा है बच्चों का। हम ये सोचते हैं फालतू में बड़े हो गए हैं, अब जो बच्चे मतलब आएंगे जो पढ़ रहे हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि उनके लिए सरकार कितना सोच रही है, क्या क्या चीजें उनके लिए लागू की जा रही है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए है। हम फालतू में बड़े हो गए, ऐसे बड़े हो गए, काश हम भी छोटे रहते तो पता नहीं अभी और क्या क्या चीजें लागू होगी, है ना। अब ऐसे तो सोचने को तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम अभी छोटे रहते अब बड़े होंगे, अब ये स्टार्ट हो रहा है, अब ये स्टार्ट हो रहा है, तब तक तो पता नहीं अपन रहेंगे कि नहीं रहेंगे ना। तो यही है, अपने हमारे टाइम तो ऐसा नहीं था, इतनी सारी चीजें नहीं थी। घर पे पढ़ो तो ठीक है, घर पे नहीं पढ़े तो घर वाले पिटाई करे, ठीक है ना। और स्कूल में जाए और स्कूल में नहीं पढ़े तो मास्टर पिटाई करे, तो पिटाई वहां पे खानी है और पिटाई आगे जाकर भी खानी है। तो क्या फर्क पड़ता है, स्कूल जाओ तो ठीक है और घर पे रहो तो ठीक, बात तो बराबर है, तो स्कूल ही चले जाओ। अभी ऐसा तो लगेगा ना भाई स्कूल जा रहे हैं। आजकल के बच्चों को आप पीट कर देख लो, हैं स्कूल वाले तो पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, घर वाले जो स्कूल में चले जाएंगे कि मेरा बच्चा ने क्यों पीटो। तो ये गलत बात है, लेकिन ठीक है ना, पीटने से कोई बच्चे का वो नहीं होता कि कहते हैं ना कि पढ़ाई कितनी करते रहो आप, पढ़ाई करने से कोई व्यक्ति आज तक कभी मरा है क्या, आपने सुना है कभी कि पढ़ाई पढ़ते पढ़ते या पढ़ाई करते करते मर गया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पढ़ने से मर जाए, ठीक है ना। वो तो अपने हिसाब से मरते हैं कि मार्क्स कम आ गए आत्महत्या कर लो, और वो डिप्रेशन की बात होती है, वो चीज अलग है। बाकी पढ़ने से कोई व्यक्ति नहीं मरता है, ठीक है ना। पीट पीट कर पढ़ाओगे ना, मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। ये है, चलो देखते हैं आगे अध्याय 4 क्या कहता है। अध्याय 4 में आ गया स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र कैसा होना चाहिए। अब इसको भी देख लेते हैं भाई, इसमें क्या है। इसमें भाषा और बहुभाषावाद के बारे में बताया गया है। वही चीज कि 5वीं क्लास तक के बच्चे को मातृभाषा आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में बात कर रहा है और मम्मी पापा मारवाड़ी में है, मेरे जैसे समझ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या बोल रहा है, ठीक है ना। बच्चा मातृभाषा भी आनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि जिसके बच्चे हैं अपने बच्चों को आप अपनी लैंग्वेज जरूर सिखाओ। मारवाड़ी लैंग्वेज आती है मारवाड़ी सिखाओ, राजस्थानी लैंग्वेज है राजस्थानी, शेखावटी है शेखावट। खुद की लैंग्वेज बच्चे को आना बहुत जरूरी है, खुद के संस्कार आने बच्चे को बहुत जरूरी है। वो तो बाद की बात है, बच्चा वैसे बड़ा होगा तो वैसे सीख जाएगा। हम कौन से हिंदी सीख कर ही पैदा हुए थे, बाद में सीखे ना धीरे धीरे, ठीक है ना। तो वही बात है, तो मातृभाषा आनी चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया है। आवश्यक हो तो जो 8वीं क्लास तक भी होना चाहिए। कम से कम 2 भारतीय भाषाओं को क्या दिया जाना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ विदेशी भाषा का भी। हाँ, फिर अगर आपकी इच्छा हो, बच्चा जैसे बड़ा हो गया 11th 12th में चला गया, बाद में आगे कहीं पढ़ने जा रहा है कहीं कुछ, तो विदेशी भाषा का भी ज्ञान होना बच्चे को आ जाए, ठीक है ना। विदेश भाषा का भी थोड़ा बहुत ज्ञान, फॉरेन भाषा जो होती है उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाना चाहिए। किसी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए, भाई नहीं तू तो ही सीखा, तू तो बच्चे को यही पढ़ा, तू तो बच्चे को ऐसी भाषा सिखा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो किसी भी राज्य पर किसी भी भाषा को थोपना नहीं चाहिए, ठीक है ना। भारतीय जो साइन लैंग्वेज है उसको देश भर में क्या किया जाना चाहिए, माननीकृत किया जाना चाहिए। ये बात इसके अंदर की। इसके अलावा शास्त्रीय जो भाषाएं हैं हमारी, शास्त्रीय भाषाओं को नजरअंदाज, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी बात लगी मुझे इसके अंदर, जो शास्त्रीय भाषाएं हमारी उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है बच्चों को, अगर संस्कृति के बारे में मालूम रखना है तो। इसके अलावा एनईपी 2020 के अनुसार बालक 2 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में भाषा सीखते हैं। ये पता है हमें कि इनका मानना यह है कि बच्चा, अब 2 साल का बच्चा तो वैसे भी नहीं बोलता है पता, 2 साल बाद में ही बच्चा बोलना क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो 2 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में भाषा सीखते हैं। इसलिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लाया है, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया।
इसके अलावा कक्षा 6 से 8 तक एक भारत एक श्रेष्ठ, ये इन्होंने जो है एक नारा लगाया है। कोर्स चुनाव के विकल्पों में क्या होना चाहिए, लचीलेपन, और लचीलेपन के मध्य से छात्रों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्य सामग्री तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे एक भाषा किसमें होगी, अंग्रेजी में। समझ में आए बात कि विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्य सामग्री, एक ही भाषा का प्रयोग नहीं करेगा विज्ञान और गणित में, कितनी भाषाओं का प्रयोग होगा, 2 भाषाएं, जिनमें एक भाषा क्या होगी, अंग्रेजी। ठीक है ना, एक अभी भी होती है वो, तो एक भाषा किसमें होगी, अंग्रेजी में। आगे देखिए, ग्रेड 6 से, अब कक्षा नहीं होती है कौन सी, अब देखो नई शिक्षा नीति में एक चीज और ध्यान रखना, कक्षा नहीं आएगा कहीं पर भी, क्या लिखा हुआ आएगा, ग्रेड। ग्रेड का मतलब ही क्या होता है, कक्षा। ये नई शिक्षा नीति पॉलिसी में आ जाएगा। तो ग्रेड 6 से 8 तक, ग्रेड 6 से 8 तक के लिए NCFSE 2020-21 क्या किया जाएगा, तैयार, एवं प्रत्येक वर्ष में इसकी क्या की जाएगी, वो प्रगति कार्ड जो बच्चे का जो मैंने बताया था ये वाला, ये इसमें क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, जिससे बच्चे के बालक का विकास का क्या होगा, वर्णन होगा। ठीक है ना, ये वही चीज है जो पहले हम पढ़ चुके थोड़ी बहुत इनके बारे में। अब आ जाओ अध्याय 5 पर। अध्याय 5 है शिक्षक, शिक्षकों को लेकर है कि बालकों को ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए क्या जरूरी है, शिक्षक, भाई बिल्कुल जरूरी है। ठीक है ना, अध्यापक का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए, बालक का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होगी, 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का क्या होगा, प्रावधान। कब की बात हो रही है ये, 2030 की, 2030 से पहले नहीं होगी। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अगली लाइन में आने वाली है वो क्या है, ये तो खैर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, बार बार वही चीज आ रही है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। शिक्षकों को वर्ष में 50 घंटों का सतत व्यावसायिक विकास क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, शिक्षकों को कितने घंटे का सतत व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहां पर घंटे आ जाए, मान लो ऑप्शन में 20 घंटे, 30 घंटे, 50 घंटे ऐसे। ठीक है ना, तो कितने घंटों का दिया जाएगा, 50 घंटे का। इसके अलावा रिटायर्ड जो अध्यापक है उनको भी क्या किया जाए, पुनः बुलाया जाए। मान लो कोई टीचर बहुत बेस्ट था, पढ़ाता था, साइंस बहुत अच्छी पढ़ाता था, ठीक है ना, अब रिटायर्ड हो गया बेचारा, तो रिटायर्ड हो गया तो उसने पढ़ाना उसको नहीं आता, कि पढ़ाना तो उसको आता है, तो रिटायर्ड अध्यापकों को भी वापस बुलाए। सैलरी मिलेगी ऐसी बात नहीं है, बिना सैलरी तो कोई नहीं पढ़ाएगा, तो उनको भी सैलरी दी जाएगी। तो ये लाइन थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, रिटायर्ड अध्यापकों को वापस बुलाया जाएगा और शिक्षकों को 50 घंटे का किया जाएगा सतत व्यवसाय के प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, शिक्षक जो पात्रता परीक्षा की सामग्री और शिक्षण शास्त्र को मजबूत करने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक मानक क्या होंगे, निर्धारित होंगे। करियर मैनेजमेंट और प्रगति, ये इसके बारे में उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार जो है करियर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, अपनी प्रगति कैसे होगी, वो सारी चीजें शिक्षक बताएगा। ठीक है ना, विशिष्ट शिक्षकों की क्या की जाएगी, नियुक्ति, विशिष्ट शिक्षकों की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। ठीक है ना, ये सारी बातें इसके अंदर है। उसके बाद में देखिए कि बहुत है, बहुत पीडीएफ है ये, तो उसमें से बहुत कम है। ये है आपके अध्याय 6 समता मूलक और समावेशी शिक्षा। ठीक है ना, अब इसमें क्या क्या बातें हैं बस एक बार देख लो। सभी के लिए समान शिक्षा, अल्पसंख्यकों को SC ST और OBC के लिए समान शिक्षा, दिव्यांग बालकों के लिए शिक्षा, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के बालकों के लिए विशेष शिक्षा, दिव्यांग बालकों और सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा। ऐसा नहीं कि दिव्यांग बालकों को और जो सामान्य बालक है उनको अलग अलग शिक्षा, एक साथ भी शिक्षा उनको दी जा सकती है। ठीक है ना, महिला शिक्षा को विशेष बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए भी शिक्षा का क्या होगा, प्रावधान होगा। ठीक है ना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सभी बातें जो इसके अंदर बताई गई है। तो इसमें देखो एक चीज आपने नोट की क्या, जो ये आपके समता मूलक है, समता मूलक का मतलब क्या हो गया, समानता का व्यवहार। किसका व्यवहार करना, समानता का। अब समानता का व्यवहार कैसे होगा, जब सामान्य बालक और जो दूसरे बालक होंगे, दिव्यांगजन जो बालक होंगे, उनको एक साथ क्या देना, शिक्षा देना, उनको एक साथ क्या देना, शिक्षा देना। सभी के लिए समान शिक्षा, यानी कि ज्यादातर इसमें जो दिव्यांगजन जो बालक है उनके लिए ज्यादातर विशेष रूप से बात कही गई है। ये देखो, दिव्यांग बालकों के लिए दिव्यांगजन अधिकार, दिव्यांग बालकों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए समान शिक्षा। ऐसा नहीं SC ST OBC के लिए कोई अलग अलग शिक्षा होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन सभी चीजों को समाप्त करने के लिए बताई गई है। और एक लास्ट का जो प्रॉब्लम आ रही थी
और उसके अलावा आज मैंने जो है आपको ये सारी चीज यहाँ पर दोबारा बता दी है, ठीक है ना। जो नई हमारी शिक्षा नीति है के बारे में हम देखते हैं, तो आज ये कंप्लीट इसके अंदर आ गया, ये सारा इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो आप एक बार वो वाली क्लास भी देख लेना, फिर ये वाली क्लास भी देख लेना दोबारा रिवीजन के लिए, और भी अगर विस्तार से देखो फिर पढ़ो तो फिर पीडीएफ में पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल है अपना आकाश गंगा द गैलेक्सी के नाम से ही, तो वहाँ इसकी पूरी पीडीएफ डली हुई है। जो हमारी नई शिक्षा जो पॉलिसी है उसकी पूरी पीडीएफ वहाँ पर है, कई सारे पेज, उसमें कम से कम 80 पेज से ज़्यादा होंगे, तो इतने सारे पेजेस हैं उसमें, तो आप उसमें एक बार और देख लेना सारी। बाकी जो उसमें से निकल सकती है, जो काम की चीज़ें हैं वो सारे मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, ये सबसे बड़ी बात है, तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करते रहिए। कई बच्चों के कमेंट आते हैं, मैं देखती रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा मत सोचा करो कि अध्याय है इसके अंदर, वो आपके 8वां अध्याय आता है जिसमें मानक निर्धारित किया गया है। क्या निर्धारित